हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो होता है साथियों ये होता है आपका जिसमें हम लोग 20 का डोज देखते हैं। 20 महत्वपूर्ण 2022 की दृष्टि से जो प्रश्न होते हैं ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं साथियों। प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न। तो वो प्रश्न होते हैं साथियों। तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको इसका रिवीजन, इसकी तैयारी करना साथियों परीक्षा की दृष्टि से। तो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज इसका जो हम लोग टेस्ट देखेंगे जो भाग होगा ये 48 होगा। कौन सा होगा? 48 होगा। इसके पहले के जो भाग नहीं देखें भाई साहब तो भाई बहन तो वीडियो प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न का जो आगाज आपके स्क्रीन पे हो रहा है वो है आपका, अशोक ने किस बौद्ध संगत का आयोजन किया था? सम्राट अशोक जो थे किस बौद्ध संगत का आयोजन ये किए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सम्राट अशोक ने किस बौद्ध संगत का आयोजन किया था ना? तो कौन सी बौद्ध संगत का आयोजन किए थे साथियों सम्राट अशोक ने? तो सम्राट अशोक जो थे तृतीय बौद्ध संगत का इसमें से आयोजन किए थे। तो समय क्या था? 247 ईसा पूर्व। क्या था? 247 ईसा पूर्व की बात थी। 247 ईसा पूर्व में। कहाँ पे साथियों? तो पाटलिपुत्र। स्थान क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा। स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र ना। अगर देखा तृतीय बौद्ध संगत के उस समय जो अध्यक्ष थे वो मोंगली-ती-पुत्स थे। कौन थे? मोंगली-ती-पुत्स थे। यह पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा भी हुई थी। यहाँ पे पाटलिपुत्र में देखा जाए तो प्रथम जैन सभा भी स्टार्ट हुई थी साथियों। अगला है, लाट व परगहा किसके अंग हैं? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। लाट व परगहा दो चीज़ है इसमें। तो ये किसके अंग है पूछ रहा है? मौर्य युगीन स्तंभ के, गुप्तकालीन मूर्तियों के, सांची तोरण द्वार के या इनमें से कौन है? तो लाट व परगहा किसके अंग हैं? तो किसके अंग माने जाएंगे? तो जरा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए। और आप लोग कैसे हैं ये भी बताइए। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे साथियों और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी को भी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं लगनपूर्वक से ना। तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? तो यहाँ पे जो होगा सबसे बढ़िया जो आपका राइट आंसर बन रहा होगा साथियों तो क्या बनेगा? मौर्य युगीन स्तंभ था। लाट व जो परगहा था साथियों तो ये मौर्य युगीन क्या था? स्तंभ था। क्या था? मौर्य युगीन स्तंभ थे। मौर्य युगीन जो स्तंभ साथी हैं तो चुनार लाल बलुए पत्थर से ये बने होते थे। किससे बने होते थे? चुनार लाल पत्थर से। चुनारगढ़ से जो लाल पत्थर होता है साथियों उसे लाल चुनार पत्थर या लाल पत्थर आप याद रखेंगे। चुनार लाल पत्थर से ये बना होता था। इसके दो अंग हैं, लाड़ तथा प्रधान दंडाकार हिस्सा जिसे स्तंभ शीर्ष या परगहा कहा जाता था साथियों। यह एकाश्म पत्थर में बनाया जाता था। किस में बनाया था? एक ही पत्थर को काट कर गढ़ कर बनाया जाता था। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? कह रहा है कि जो मौर्यकालीन अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव है? भारत का, चीन का, ईरान का या रोम का ना? तो मौर्यकालीन जो अशोक स्तंभ है साथ में किस देश का प्रभाव है? तो देखिए इसमें से किस देश का प्रभाव है मौर्यकालीन स्तंभ पर? यहाँ पे जो प्रभाव देखने को मिलता है साथियों तो यहाँ पे दो देशों का इस पर प्रभाव दिखाई देता है। एक तो भारत बनता है ना, एक तो भारत ऑप्शन होगा और दूसरा जो होगा आपका ईरान होगा। क्या होगा? ईरान। तो यहाँ पे ए और आप बी दोनों आप लगा सकते हैं जब इस तरीके से ऑप्शन बनेगा ना। तो यहाँ भारत और ईरान दोनों का, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए और बी दोनों बनेगा साथियों। अगला है, अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं ना। अशोककालीन जो स्तंभ उसके शीर्ष पर पूछ रहा है। स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं किस चीज़ की है? यक्षिणी की, राजाओं की, पशुओं की, पक्षियों की? तो किसके साथियों? तो पशुओं, पक्षियों, राजाओं, यक्षिणियों की। तो किसकी है अशोककालीन जो स्तंभ के शीर्ष पर, इससे ऊंचाई पर ना, जिस तरह से जो स्तंभ होता है साथियों इस तरह से ना, उसके ऊंचाई पर शीर्ष पे पूछ रहा है कि किस चीज़ का पशु है, कौन सी आकृति है वहाँ पे। तो आकृति किसका है साथियों? तो वहाँ पे जो आकृति बनी हुई है पशुओं की बनी हुई। किसकी है? पशुओं की। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है, अशोकन पिलर
ना क्या करा, अशोकन पिलर जो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदन कहाँ पड़ेगा, बिहार में, कहाँ पड़ेगा साथियों, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है, अशोकन पिलर जो है लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है साथियों कितना है, 9.5 मीटर है, 9.6 मीटर है, 9.7 मीटर है या 9.8 मीटर है। तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो वीडियो आप बताएंगे साथियों। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे साथियों, और दोस्तों के पास शेयर करेंगे ताकि और सब दोस्त भाई बंधु इससे लाभान्वित हो सके, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 9.7 मीटर, 9.7 मीटर है। लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार में स्थित है साथियों न, तो इसकी जो ऊंचाई है 9.7 मीटर है। ये अशोक द्वारा बनाया गया एक पिलर है न, 907 में। अब देखा जाए तो 32 फीट है न इसकी ऊंचाई, जो कि साथियों कितना हो जाएगा, 32 फीट, कितना हो जाएगा, 32 फीट न, 32। इसका व्यास देखा जाए तो 35 इंच व शिखर 26 इंच होता है। इसका जो स्तंभ का व्यास होता है साथियों तो 35 इंच और शिखर जो होता है 26 इंच होता है। अगला है आपका, अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि कैसी है, अशोक स्तंभ पर जो लिपि लिखी गई वो कैसी लिपि है, ब्राह्मी है, देवनागरी है, पाली है या संस्कृति है ना। तो कौन सी लिपि में लिखी गई है अशोक स्तंभ पर, लिपि कौन सी है साथियों, तो अशोक स्तंभ पर तो कैसी लिपि है, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ब्राह्मी लिपि थी। कैसी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि थी। यह स्तंभ सारनाथ वाराणसी में स्थित है न। अशोक स्तंभ जो साथियों तो कहाँ है, सारनाथ वाराणसी में, सारनाथ के वाराणसी न, वाराणसी में ये स्थित है अशोक स्तंभ। ये ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है साथियों न। इसमें देखा जाए तो इसके जो ऊपर भाग पर देखा जाए साथियों तो 4 शेर हैं। कितने सिंह हैं, 4, जो चारों दिशाओं में मुंह करके और पीठ एक दूसरे से सटाए हुए बैठे हुए दिखाए गए। तो चारों दिशाओं में सिंह है ऊपर, और चारों दिशाओं में मुंह करके सिंह बैठे हैं और एक दूसरे के पीठ से सटे हुए हैं। अशोक स्तंभ किससे बना हुआ है, जो अशोक स्तंभ है किससे बना है, चुनार सैंडस्टोन से, ब्लैक स्किट्स से, रेड सैंडस्टोन से या ग्रेनाइट स्टोन से। अशोक स्तंभ किससे बने हैं साथियों, तो किससे बने हैं साथियों, तो ये चुनार सैंडस्टोन से। अशोक स्तंभ जो है ये चुनार सैंडस्टोन से ये बनाया गया। किससे बनाया गया है, चुनार सैंडस्टोन से। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में अगर देखा जाए तो वहीं के समीप पे चुनार की खदानें हैं। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, कहाँ साथियों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। कहाँ से, मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर की चुनार की खान है, किसकी है, चुनार की खान है। वहीं से ये पत्थर निकाले जाते हैं साथियों, जो बलुए पत्थर होते हैं खानों से, और उसी पे ये बनाए गए हैं अशोक स्तंभ। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के चुनार से बलुआ पत्थर। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है, कारण कि अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है साथियों, सब पूछे जाते हैं साथियों। तो किस अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति बनी है। अभी तो आप लोग सिंह देखे, 4 सिंह में थे, तो कौन से एक अभिलेख है न, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति देखी गई है, तो इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी, नंदनगढ़। तो कहाँ पे देखा गया मयूर की आकृति, मयूर यानी मोर, क्या, मोर की आकृति कहाँ से देखी गई है, मोर की। तो कहाँ से दिखाई गई थी, तो लौरिया नंदनगढ़ से साथियों मोर की आकृति आपको दिखाई देता है। तो यह कहाँ पड़ेगा, बिहार के चंपारण में। कहाँ पड़ेगा साथियों, तो ये बिहार के चंपारण जिले में पड़ता है, बिहार के चंपारण जिले में यह पड़ता है साथियों ना। अगर देखा जा सकता है अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए थे। अशोक द्वारा जो कुल 33 कितने थे, तो 33 थे परिवर्तित अशोक के द्वारा ये प्राप्त हुए हैं। अगला है आपका, धर्मराज का स्तूप किस सम्राट द्वारा बनाया गया था। जो धर्मराज का स्तूप है या किस सम्राट द्वारा, किस राजा द्वारा बनाया गया, विष्णुवर्धन, समुद्रगुप्त, अशोक या रुद्रसेन द्वितीय द्वारा। तो धर्मराज का स्तूप की बात करें, धर्मराज का स्तूप किस सम्राट के द्वारा बनाया गया था है। तो आपको 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलते हैं साथियों, तो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट होते हैं, आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे धर्मराज का स्तूप देखा जाए तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था।
न अशोक द्वारा यह सारनाथ में धर्मराज का स्तूप है। तो ये कहाँ है साथियों? तो ये सारनाथ में है। कहाँ पे है? सारनाथ में अशोक द्वारा यह स्तूप बना गया। यह सिंह स्तंभ और संभवतः धार्मिक स्तूप की स्थापना भी की गई थी यहीं पर, न सिंह स्तंभ भी यहीं पे है। अगला है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ साथियों विख्यात हैं? मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की या राजस्थान की? किस प्रदेश की जो चित्रित हवेलियाँ विख्यात हैं? तो चारों ऑप्शन में एक बार आप लोग कमेंट करिए कहाँ की हैं, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियाँ हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राजस्थान की जो चित्रित हवेलियाँ साथियों क्या है? ये विख्यात हैं। अगला है, राजस्थान के किस नगर का नाम भित्ति चित्रण से जुड़ा है? राजस्थान का कौन सा एक नगर है जो भित्ति चित्रण से उसका लगाव है, जुड़ाव है? अजंता है, ग्वालियर है, जयपुर है या जोधपुर है? तो ध्यान रखना है, राजस्थान का एक नगर है जो भित्ति चित्रण से जुड़ा है, तो कौन सा है? कौन सा नगर हो जाएगा साथियों यहाँ पे? तो जयपुर। जयपुर जो है ये राजस्थान का क्या है? राजस्थान का एक नगर है जो भित्ति चित्रकारी से क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ साथ भित्ति चित्रण जयपुर में खूब दिखाई देते हैं साथियों। जगनिवास महल कहाँ स्थित है? अगला है, जगनिवास महल पूछ रहा है, जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है? अलवर में है, उदयपुर में है, जयपुर में है या चित्तौड़? तो जगनिवास महल कहाँ पर स्थित है? तो जगनिवास महल अगर देखा जाए साथियों तो जगनिवास महल आपका जो है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये उदयपुर में है ना। उदयपुर की अगर देखा तो पिछौला झील, कौन सी झील हो जाएगी? पिछौला एक झील थी साथियों, उसी के पास यह स्थित है। पिछौला झील थी, क्या थी? झील थी। पिछौला झील के पास यह स्थित है। इसकी स्थापना महाराणा उदय सिंह किए थे। कौन किए थे? महाराजा उदय सिंह। कौन किए थे? उदय। यहाँ देखिए उदय सिंह आप याद रखेंगे, महाराजा उदय सिंह किए थे ना। या अब देखा जाए तो यह महल होटल के रूप में बदल गया है, अब होटल वहाँ पे हो गया है। 1444 स्तंभों वाला, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का है, 1444 स्तंभों वाला प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है। क्या है? मंदिर है, कौन सा है इसमें से? जो 1044 उसमें स्तंभ है, वह मंदिर कौन है जो ऐतिहासिक है? दिलवाड़ा मंदिर है, रणकपुर है, बड़ौली है या एकलिंजी मंदिर है ना। तो 1444 स्तंभ वाला इसमें से मंदिर कौन है साथियों? तो यहाँ पे जो मंदिर होगा वो आपका हो जाएगा रणकपुर मंदिर। कौन सा हो जाएगा? तो रणकपुर मंदिर है। तो ये राजस्थान के पाली जिले में है। कहाँ पे साथियों ये रणकपुर? तो ये राजस्थान के न पाली जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के पाली जिले में, राजस्थान के पाली जिले में है। पाली जिले में स्थित है रणकपुर। अरावली गिरी श्रृंखला पे ये है साथियों। तो अरावली गिरी श्रृंखला के ढलान पे आप देखेंगे वहाँ पे है। ये चौमुखा मंदिर कहलाता है, प्रमुख मंदिर चौमुखा मंदिर यहाँ ये कहलाता है। अगला है, चंबा किस राज्य के लिए जाना जाता है? चंबा जो है आपका, चंबा ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? चंबा रुमालों के कार्य के लिए, पटचित्र के लिए, लघु चित्र के लिए या कागज़ पे बने चित्र? तो रिवीजन मात्र से आपकी तैयारी बेस्ट हो सकती है और एक आपका निश्चित आपका टारगेट पूरा होगा और एक आपका सपना पूरा होगा, जिससे आपका 48 फतेह हो जाएगा। 148 का जो लक्ष्य है, टारगेट है, एक फतेह होगा और इसमें आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। ठीक है ना। तो रिवीजन मात्र से होगा। तो सिलेबस तैयार हो चुके हैं रिवीजन की, अब आप लोग तैयारी करते रहिए। जितना भी रिवीजन हो, जहाँ से हो सके वहाँ से आप रिवीजन करते रहिए। तो रोज चंबा किसके लिए जाना जाता है? तो रुमालों के लिए फेमस है चंबा ना। चंबा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। चंबा कहाँ पड़ेगा आपका? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में है चंबा, जो रुमालों के लिए जाना जाता है। और याद रखना है, चंबा में दूध और शहद की घाटी भी, चंबा को क्या कहा जाता है? दूध और शहद की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दूध और शहद की घाटी के नाम से भी चंबा को जाना जाता है। यह रुमालों के लिए फेमस है ना। इन रुमालों पर क्या कहता है? कढ़ाई की जाती है साथियों। और दुल्हन के दहेज का महत्वपूर्ण हिस्सा भी यहाँ पे होता है ना। रेशमी रुमाल सबसे ज़्यादा यहीं चंबा से ही बनाए जाते हैं साथियों।
तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय है। जो तंजावुर चित्रकला है ये तमिलनाडु का मुख्य विषय है। ग्रामीण जीवन का चित्रण, त्योहारों का चित्रण, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण या पशु पक्षी चित्रण। तंजावुर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? यहाँ पे चारों में देखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट करिए जरा। तो यहाँ हिंदू देवी देवताओं का चित्रण से संबंधित तंजावुर का चित्रकला। यहाँ पे देखा जाए तो विषय जो है धार्मिक हिंदू देवी देवता का जो चित्रण चाहते हैं। जो चोल शासन में यह कला खूब प्रचलित थी। तंजावुर कला में भगवान कृष्ण के अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। भगवान श्री कृष्ण के तंजावुर चित्रकला में अनेकों चित्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान है जो कांच पर, किस पर? कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कांच पर चित्रकारी खूब की जाती है। कौन सा स्थान है? कांचीपुरम है, फिरोजाबाद है, तंजौर है या फैजाबाद है? तो कांच पर चित्रकारी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है इसमें से? तो एक बार जरा आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों। तो तंजौर क्या हो जाएगा? तंजौर। तंजौर जो है कांच की चित्रकारी के लिए बहुत फेमस है साथियों ना। यहाँ पे बेहतरीन रंग सज्जा, रत्नों और कांच से गढ़े हुए सुंदर आभूषण भी बनाए जाते हैं साथियों। चोल काल निर्मित नटराज मूर्ति का माध्यम क्या है? जो चोल काल में एक नटराज की मूर्ति मिली है उसका माध्यम पूछ रहा है क्या है? संगमरमर है, ग्रेनाइट है, कांस्य है, टेराकोटा है। तो नटराज की मूर्ति जो चोल काल में मिली थी उसका माध्यम किस तरह से बनाई गई तकनीक से? तो किस तकनीक से बनाई गई साथियों? तो ये कांस्य तकनीक से बनाई गई थी, यानी कांस्य की ये बनाई गई नटराज की मूर्ति। अगला है, किस चित्र में सृष्टि के सृजन और विनाश के जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया? तो कौन सा ऐसा है एक चित्र है साथियों जिसमें सृष्टि का सृजन, विनाश न सृजन हो गया, विनाश हो गया और जीवन तथा मरण का सजीव चित्र दर्शाया गया है? नटराज नृत्य है, शिव नृत्य है, कामदेव नृत्य है, इनमें से सभी नृत्य हैं। तो कौन सा नृत्य है? तो आप लोगों का जो कमेंट आता है साथियों तो बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आता है। हमने एक वीडियो आप लोग के डायरेक्ट ने प्रैक्टिस पेपर फर्स्ट डाला था साथियों, तो उसमें आप लोगों का जो स्कोर है बहुत ही ज़बरदस्त स्कोर है। तो निश्चित ही ऐसे ही लगे रहिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और आप अपने माँ बाप सपना और आप अपना सपना जरूर पूरा करेंगे साथियों। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपका। तो आंसर आया है 125। लाल बहादुर सिंह का तो 125 साथियों। तो देखकर बहुत हर्ष, बहुत खुशी और गौरवान्वित महसूस हुआ है हमको साथियों। तो एक ऑनलाइन क्लास के साथ ऐसे लगे रहिए। इस चैनल को आप लोग आगे बढ़ाते रहिए, अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिए और साथ में तैयारी करते हैं और निश्चित ही सफलता आप अर्जित कीजिए हमारी तरफ से। तो बहुत ढेरों सारा शुभकामनाएं आप लोगों का रिकॉर्ड देखकर साथियों। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपका, एक्सीलेंट ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आप रहा है कि यहाँ पे कौन हो जाएगा साथियों? तो किस दृष्टि में सृजन, विनाश और मरण का वर्णन किया हुआ मिलता है साथियों? तो कहाँ पे था ऐसा ना? तो यह जो हुआ था नटराज नृत्य, जो नटराज नृत्य थे तो वहीं पे देखने को मिलता है। तो और एक दो भाई बहनों का था। तो बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्स है। किसी का 110 था, किसी का 125 में 125 था, किसी का 105 है ना। तो इस प्रकार से स्कोर जो है आपका बहुत बेस्ट है। तो बहुत ही अच्छी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है। बस लगे रहिए, हिम्मत मत हारिए बस साथियों। एग्ज़ाम चाहे जब होगा ही होगा एग्ज़ाम ना। उसी दिसंबर जनवरी ले क्योंकि नगर निगम का चुनाव भी चल रहा है तो इसमें थोड़ा बाधाएं हो गई हैं। कुछ दो इसके पहले जो वैकेंसियां हुई थी साथियों उसमें अभी कुछ जो रिक्त पद छूट गए थे, जैसे जो वेटिंग लिस्ट में तो उनका भी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। उसके बाद परीक्षा होगी, ऐसी कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। तो दिसंबर जनवरी मान के चलिए, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन अब इसी में हताश निराश हो जाएंगे तो काम सब बिगड़ जाएगा। अगला, मूर्तियों में शिरोवास्त्र को कहा जाता है। तो अभी सदस्यों का भी बैठक भी नहीं हो पाया, तो सदस्यों को देखिए कब तक बैठक होता है, तब आगे जो प्रक्रिया होगी कराई जाएगी। तो मूर्तियों में शिरोवस्त्र को कहा जाता है। तो आपको नई अपडेट जो होगी हम आपको देते रहेंगे साथियों। तो उषणी है, सुवासन है, प्रवारण है या दुकुल। तो मूर्तियों में शिरोवस्त्र को क्या कहा जाता है? न कह रहा है कि मूर्तियों में शिरोवस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? शिरोवस्त्र को मूर्तियों में तो क्या कहा जाता है? तो उषणीस कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है,
कोशकीय वस्त्र होते हैं, तो ये आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो कोशे वस्त्र होते हैं, तो कोशे वस्त्र कैसे होते हैं साथियों? तो ये जो कोशे होते हैं ऊनी होते हैं, सूती हैं, रेशमी होते हैं, इनमें से कोई नहीं होते हैं। तो कोशे वस्त्र कैसे होते हैं? तो कोशे जो वस्त्र होते हैं साथियों, ये आपके रेशमी वस्त्र को ही कोशे वस्त्र कहा जाता है। महाकाव्य में रेशमी वस्त्र का कोई स्थान में उल्लेख हुआ है न, कई में उच्च वर्गों के लिए इसका प्रयोग स्त्रियां रेशमी वस्त्र पहनती थी, जैसे रामायण में कैसे वस्त्र का भी पवित्र माना गया है। तो ये रहे साथियों आज के 20 से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जो नए व्यूवर्स हैं अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इजाज़त। तब तक धन्यवाद साहब।